हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेथड फॉर पाई प्रोडक्ट। मतलब जो हमने बंकिंग हम पाई थ्योरम किया है उसका जो स्टेटमेंट पढ़ी देन पूरा प्रूफ किया, उसका यहाँ पर प्रैक्टिकल यूज़ मतलब लाइक एग्जाम्पल से हम आज समझने वाले हैं कि जो हमने पूरा उसके प्रूफ में किया है ना कि इस तरीके से करना है, ये करना है और ये सब चीज़ें करनी है, तो वो सारा यहाँ पे हम करने वाले हैं एग्जाम्पल में। तो जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे जो है 5 स्टेप हैं। ओके, इन 5 स्टेप के थ्रू ही हम स्टेप टू स्टेप उस एग्जाम्पल को करेंगे और ये चीज़ आप माइंड में सेट रख लेना कि किस तरीके से करना है। ओके, तो देखो, टू फाइंड आउट ऑफ पाई प्रोडक्ट मतलब पाई प्रोडक्ट फाइंड करने हो इन ए कंप्लीट सेट वी अडॉप्ट द फॉलोइंग स्टेप। अगर हमें कंप्लीट सेट में पाई प्रोडक्ट को फाइंड करना हो तो हमें ये 5 जो स्टेप्स हैं ये हमें अडॉप्ट करने होंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो क्या है, राइट डाउन द डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑफ एन फिजिकल क्वांटिटीज। आप देखो, फिजिकल फिनोमिना लेंगे, उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, जैसे कि एन फिजिकल क्वांटिटीज़ हुई तो उनकी हमें डायमेंशनल मैट्रिक्स वहाँ पे लिखनी है। जो डायमेंशनल मैट्रिक्स लिखेंगे उसमें हमारे पास उनकी इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स भी होनी चाहिए। जैसे कि हमने बंकिंग हम पाई थ्योरम में क्या पढ़ा था कि मेरे पास क्या है, एक मिनट, फिजिकल फिनोमिना है। ठीक है, फिजिकल फिनोमिना है। इसमें मेरे पास क्या होंगे, मेरे पास एन, मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। इतना क्लियर हो गया। अब जो एन फिजिकल क्वांटिटीज जैसे हमने वहाँ पे लिया था Q1 Q2 से लेके Qn, अब जो ये फिजिकल क्वांटिटीज होंगी इनको इनके डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे हम सेलेक्ट करते थे, ठीक है, सेलेक्ट करते थे फंडामेंटल यूनिट्स या इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, वहाँ पे हम एम करते थे, एम फंडामेंटल इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो वही सारा यहाँ पे लिखा हुआ कि मेरे पास जो भी फिजिकल फिनोमिना में मेरे पास एन फिजिकल क्वांटिटीज़ है और उनको उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए जो मेरे पास वहाँ पे इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स होंगे उनको लेके हमें एक डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाना है। जैसे कि हमने बंकिंग पाई थ्योरम के प्रूफ में बनाया था कि मेरे पास ये क्वांटिटीज़ हैं, इनका डायमेंशनल वो चीज़ें बनाई थी सारी, फिर उनसे मैंने एक डायमेंशनल मैट्रिक्स भी बनाई थी। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या है कि जो डायमेंशनल मैट्रिक्स हमने बनाई है उसकी क्या निकालो, रैंक, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आर। इतना क्लियर हो गया। और फिर वहाँ से नंबर ऑफ पाइस, क्योंकि हमने निकाला था नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मेरे पास वहाँ पे क्या आया था, n माइनस आर। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन n माइनस आर का मतलब क्या था कि मेरे पास पाई 1 पाई 2 से लेके पाई n माइनस आर, तो मेरे पास नंबर ऑफ पाइस कितने थे, n माइनस आर। कितना क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, सिंपल उसी से लेके आना। अगर आपको वो थ्योरम समझ आ गई तो ये तो बहुत इजी है। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट जो है इससे अगला देखते हैं, सेलेक्ट आर क्वांटिटीज आउट ऑफ द एन फिजिकल क्वांटिटीज एज ए बेस्ड क्वांटिटी। अभी देखो, जैसे मैंने अभी आपको मैं बताऊंगी, जब हम डायमेंशन लिखते हैं ना तो उसमें कुछ हम बेस क्वांटिटीज लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ जो एक्स्ट्रा बचती हैं उनको फिर अलग से सेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास एन फिजिकल क्वांटिटीज है इनमें से मैं आर क्वांटिटीज को सेलेक्ट करूंगी एज ए बेस क्वांटिटीज। अब आर मतलब क्या, कैसे पता चलेगा आर कितनी, मतलब जितनी रैंक आएगी हमारे पास। जैसे कि अगर बाय चांस मेरे पास 3 रैंक आती है तो मैंने उनमें से 3 क्वांटिटी को एज ए बेस क्वांटिटी सेलेक्ट करना है। ओके, इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, कीपिंग इन व्यू दैट दीज आर क्वांटिटीज शुड हैव डिफरेंट डायमेंशन। और यहाँ पे मेरे पास जो ये आर क्वांटिटीज़ होंगी, जैसे मैंने अभी बताया, जो आर क्वांटिटीज़ होंगी इनकी हमारे पास डिफरेंट डायमेंशन होगी। ऐसा नहीं कि सबकी सेम डायमेंशन, नहीं, डायमेंशन सबके डिफरेंट होंगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जैसे कि हमने लेंथ का ले लिया, ठीक है, प्रेशर का ले लिया,
या हमने डेंसिटी का ले लिया, तो इन सब की डायमेंशन अलग अलग है। तो इस तरीके से लेना है जो बेस क्वांटिटीज आप लोगे कि उनकी सबकी डायमेंशन क्या हो, अलग हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, जो भी हम फंडामेंटल यूनिट्स की यहाँ पे डायमेंशन ले रहे हैं वो हमारे पास जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बेस में ली तो उनकी जो डायमेंशन है वो मेरे पास जीरो ना हो। जी शुड नॉट बी जीरो इन ऑल ऑफ देम, किसी में भी जीरो नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर हो गया? दिस इज द थर्ड स्टेप। फिर उसके बाद इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, जो मेरे पास ये निकलेंगे पाई 1 पाई 2 पाई n माइनस आर, ये सब के सब इज ए पावर प्रोडक्ट है ऑफ दीज आर क्वांटिटीज रेज टू आर्बिट्रेरी इंटीजर एक्सपोनेंट। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने पाई 1 बनाया तो मेरे पास जो बेस क्वांटिटीज आएंगी, ठीक है, उनकी पावर में लिखते थे ना, जैसे हमने लिखा था पाई बराबर क्या लिखा था, Q1 की पावर x1, पाई बराबर Q2 की पावर x2, Q1 की पावर xn। तो वही चीज़ बोली है कि जो मेरे पास ये आएंगे, तो जो मेरे पास यहाँ पे एक पावर प्रोडक्ट ऑफ दीज आर क्वांटिटीज, जो मैंने बेस मानी है ना आर क्वांटिटीज, उनकी पावर में कुछ आर्बिट्रेरी इंटीजर एक्सपोनेंट होंगे दिस। ठीक है, इतना क्लियर? और साथ में एक एक्सक्लूडेड, जो मैंने आपको बंकिंग पाई थ्योरम में बोला था r+1, वो चीज़ यहाँ पर है कि r तो मेरे पास यहाँ तक आएंगे और एक एक्स्ट्रा आना है, तो वो यहाँ पे बोलती है बेटा। क्लियर है ना? मैंने बताया था कि एग्जाम्पल में मैं ये चीज़ आपको क्लियर करूँगी। ओके, ठीक है, बट डिफरेंट इन डिफरेंट पाइज एंड माइनस आर क्वांटिटी। और अब क्या करेंगे, जैसे मैं पाई 1 पाई 2 पाई n करूँगी तो ये वाली जो लास्ट वाली क्वांटिटीज होगी सब में डिफरेंट डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे वो सब चीज़ें, ये मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रही हूँ। इक्वेट टू जीरो द टोटल डायमेंशन ऑफ ईच फंडामेंटल यूनिट इन ईच पाई प्रोडक्ट टू गेट द इंटीजर एक्सपोनेंट। अब देखो क्या करना है, हमें यहाँ से जो ये ऊपर की इंटीजर्स है ना, इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। वहाँ पे यही चीज़ तो फाइंड की थी ना, x1 x2 xn की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब मैंने आपको मतलब क्लियरली बताया था। तो हम यहाँ से इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी मेरे पास ईच पाई प्रोडक्ट हैं उनमें जो फंडामेंटल यूनिट है उनकी टोटल डायमेंशन को इक्वल रख देंगे जीरो के। अब वो क्यों रखेंगे वो चीज़ भी मैंने बताई थी, क्योंकि जो मेरे पास ये पाई वाले होते हैं ना, ये नॉन डायमेंशनल होते हैं, मतलब डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो इधर वाले की भी जब ये इक्वल में है तो इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो इक्वल टू जीरो रख देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये 5 स्टेप है। सबसे पहला सिंपल सा है, जो मेरे पास n फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके लिए हम फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ पे लेंगे, उनसे डायमेंशनल मैट्रिक्स यहाँ पे बनाएंगे, इतना क्लियर जैसे प्रूफ में किया था। फिर उस डायमेंशनल मैट्रिक्स की यहाँ पे रैंक निकालेंगे, रैंक निकालते ही उसको हमने दे दिया r। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पाइज हमें पता चल जाएंगे n माइनस के r, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो वहाँ पे था, नंबर ऑफ पाइज, दोनों में से कोई भी एक बात बोलो। ये निकलने के बाद आप क्या करोगे, जितनी भी मेरे पास क्वांटिटीज n क्वांटिटीज है, ठीक है, फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो फंडामेंटल नहीं फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनमें से आप बेस मतलब आर कौन सी लोगे बेटा, जो रैंक आई है, जितनी रैंक आई है उतनी बेस क्वांटिटीज आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और जितनी आप ये क्वांटिटी सेलेक्ट कर रहे हो आर, इनकी सबकी डायमेंशन अलग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, इनकी फंडामेंटल जो हम यूनिट की डायमेंशन बनाएंगे तो वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर? इतना करने के बाद फिर जो मेरे पास ये आई है सबकी सब, इनको मतलब पाई 1 की इनकी पावर्स में होती हैं, जो आर क्वांटिटीज़ हैं इनकी पावर्स में होगा, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, और वो सब में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें x1 x2 xn इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी पाई 1 पाई 2 जितने हैं इनमें जो इधर की पावर है इनको सबको इक्वल टू जीरो के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा आ गया कंसेप्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे 1 बाय 1 और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। Thus the pi theorem allows us to take n quantities and find the minimum number of non-dimensional parameters this associated with these n quantities। वही चीज़ है कि हमारे पास पाई थ्योरम n क्वांटिटीज़ होती है और मिनिमम नंबर नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स के मिनिमम नंबर हमें ये देती है। ठीक है, और विद इन n क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी चीज़ है। अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थियरम भी देन
ये जो स्टेप है ये स्टेप भी स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है, ठीक है बेटा। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ पाई थ्योरम टू विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए। अब वी नाउ फ्लो द अबव मेंशन 5, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, दिस इज द 5 स्टेप्स। यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं टू फाइंड आउट पाई प्रोडक्ट एंड सी द एप्लीकेशन ऑफ पाई थ्योरम, ओके, एंड सी द एप्लीकेशन ऑफ पाई थ्योरम टू द सिंपल केस ऑफ विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। जो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ पे जो ऊपर हमने 5 स्टेप बताए हैं उनकी हेल्प से हम यहाँ पे पाई प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और यहाँ पे जो है हम देखेंगे पाई थ्योरम की क्या एप्लीकेशन है, ओके। और जो यहाँ पे हमारे पास जो ये एप्लीकेशन निकाल रहे हैं हम, ये सिंपल हमारे पास जो है विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए निकाल रहे हैं, इतना क्लियर। तो सपोज दैट इन द कंसीडर फ्लूइड फ्लो द फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड आर, तो हमने जो हमारे पास यहाँ पे विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है, इसके लिए हमने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज मान ली। देखो पहला स्टेप तो यही था, हमारे पास क्या होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो मैंने ये फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे मान ली। सबसे पहले क्या मेरे पास लेंथ, वेलोसिटी, डेंसिटी, ये मेरे पास फोर्स पर यूनिट मास, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, देन विस्कोसिटी, ये सब मैंने आपको बता दी, यहाँ पे भी लिखी हुई है क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मानने के बाद हम क्या करेंगे, हम फंडामेंटल जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको मानेंगे, ठीक है, इतना क्लियर। फिर उनकी हेल्प से हम इन क्वांटिटीज़ के क्या लिखेंगे, डायमेंशंस लिखेंगे। यही तो चीज़ है जो हमने पाई थ्योरम की है, उसमें यही तो काम किया है, क्वांटिटीज़ ली हमने, फंडामेंटल यूनिट्स लिए हमने, ठीक है, उनकी हेल्प से इनकी डायमेंशन लिखी। डायमेंशन लिखने के बाद हम यहाँ के फर्स्ट स्टेप पे आएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनकी डायमेंशनल मैट्रिक्स। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं जो हमें करना है। फिजिकल क्वांटिटीज हमने यहाँ पे ले ली। आर द फंडामेंटल यूनिट इन विच द डायमेंशन ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मास, लेंथ और टाइम। यही चीज़ मैंने लिखी हुई है, बेस यूनिट होती है इनमें मेरे पास लेंथ, मास और टाइम, और जिनकी डायमेंशन क्या होती है मेरे पास, लेंथ को इस तरीके ये डायमेंशन होती है, मास की ये डायमेंशन होती है और टाइम की ये डायमेंशन होती है। एंड द अबव 6 क्वांटिटीज हैव डायमेंशन फॉलो। यहाँ पे जो ये 6 क्वांटिटी मैंने लिखी, इनकी डायमेंशन हम इनकी हेल्प से बताएंगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये बचपन वाला काम कर रहे हैं जो हमने फिजिक्स में किया हुआ है, ठीक है, ओके बेटा। अब देखो क्वांटिटीज लिख दी मैंने, एल लेंथ, यू वेलोसिटी, रो डेंसिटी, एक्स जो है यहाँ पे फोर्स पर यूनिट मास, पी जो है प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड देन विस्कोसिटी। अब डायमेंशन, ठीक है, तो मेरे पास ये जो हमने बता दी ये डायमेंशन होती है। अब देखो लेंथ की तो सिंपल सा यही आ जाएगी डायमेंशन। अब मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो आपको किस तरीके से ध्यान रखना, वेलोसिटी जब भी हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड, किस में करते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर क्या हुआ मेरे पास लेंथ, पर का मतलब अपॉन, और सेकेंड का मतलब टाइम। तो ये मेरे पास आ जाएगा, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये आ जाएगा दिस, क्योंकि जब भी आपको 1/2 है तो जिसको ऊपर लिखूंगे तो मैं ऐसे लिखती हूँ ना, वही चीज़ यहाँ पे किया है, ओके। तो मीटर के लिए लेंथ, पर के लिए ये डिवाइड का साइन, और सेकेंड, तो ये मेरे पास निकल के आ गई वेलोसिटी। कैसे निकल गया ये समझ आ गया बेटा। देन डेंसिटी, डेंसिटी मेरे पास क्या होता है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसमें देखो सिंपल सा है, जब डेंसिटी की बात हम करते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है, मास होता है अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का मेरे को पता है एम है डायमेंशन, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ मतलब क्यूब मतलब लेंथ, वॉल्यूम जब हम निकालते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो तीनों की तीनों लेंथ का ही है, तो यहाँ से हो जाएगा दिस, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास ml-3। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैंने इस तरीके से बताया, ये मेरे पास क्या होता है, किलोग्राम में होता है, केजी में, और पर लगा दो, अब मीटर क्यूब, ठीक है, ये चीज मीटर क्यूब, ये इससे भी हम निकाल सकते हैं। किलोग्राम मतलब मास का हो गया m, ओके, एक मिनट बेटा, किलोग्राम का मतलब क्या हो गया m, मास मतलब, और पर मतलब डिवाइड, और क्यूबिक मीटर मतलब लेंथ का क्यूब, दैट्स इट। तो इस तरीके से, ओके बेटा,
तो ये चीज होगी, यहाँ से खिचड़ी हटाओ ये। क्लियर। अब देखो डेंसिटी का पता चल गया। डेंसिटी का सिंपल सा आप ये जाना, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे एक्स, फोर्स पर यूनिट मास। अब देखो जो मेरे पास फोर्स होता है उसका मेरे पास ये होता है, ठीक है, केजी मीटर मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे हम, ध्यान से समझना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि माइनस है ना, -2 मतलब पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका केजी का कितना होगा, एम, मास मीटर, सॉरी ये मीटर है, मीटर मास कह रही हूँ बेटा, इसका मास हो गया ये मीटर मतलब एल हो गया, और टी मतलब सेकेंड, एस जो है सेकेंड, सेकेंड सेकेंड टाइम टी, और इसकी पावर -2। तो ये मेरे पास आ गया फोर्स का। पर यहाँ पे बोल रहे पर यूनिट मास, मतलब मास क्या है 1, तो मास 1 है तो यहाँ पे मास की वैल्यू 1 रख दो, तो यहाँ पे एल टी -2। तो इस तरीके से आप ये चीज़ देखा हुआ अभी कि फोर्स मेरे पास ये होता है, तो आपको फोर्स को इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मास से हो गया, मीटर लेंथ से हो गया, और सेकेंड जो है वो टाइम से हो गया, डेथ से। ओके बेटा, तो ये चीज़ समझ आ गई। अब आता है प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मेरे पास जो प्रेशर होता है, फोर्स और प्रेशर, फोर्स इक्वल टू प्रेशर और एरिया, ऐसे होता है, ठीक है। ये मेरे पास फोर्स होता है, दिस प्रेशर, और ये एरिया। अब यहाँ पे यूनिट एरिया की बात करें मतलब ए की वैल्यू 1, तो मेरे पास एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। अब पी जो मेरे पास प्रेशर होता है, प्रेशर का मेरे पास होता है ये एम, एल -1 टी माइनस के टी, टी माइनस टी की पावर -2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे सिर्फ प्रेशर का लगा देंगे। दूसरा है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में क्या करना है, विस्कोसिटी का भी ये होता है मेरे पास एम, मास, लेंथ -1 और टी -1। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा। और जो ये डायमेंशन वाली चीज़ है, क्योंकि एग्जाम्पल कहीं से भी आ सकता है, कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कोई सी भी हो सकती है। तो मैं क्या करूँगी, ये डायमेंशन वाला जो चीज़ें हैं इसको मैं कम्युनिटी, जो कम्युनिटी हमारे पास पोस्ट होती है कम्युनिटी में, मैं ये डाल दूंगी। तो आप वहाँ से ये चीज़ देख लेना था कि किसकी क्या क्या डायमेंशन होती है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है बेटा। तो मेरे पास यहाँ पे लेंथ का, और ये तो सिंपल था, ये मैंने बता दिया। प्रेशर का मैंने आपको बता दिया, विस्कोसिटी का बता दिया, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब हमने ये काम तो कर लिया, फिजिकल क्वांटिटी होगी, फंडामेंटल यूनिट्स हमने ले लिए, उनकी डायमेंशन हमने कर दी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यूनिट्स हैं, उनकी हेल्प से हम डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हमारे पास 6 है, लेंथ, वेलोसिटी, डेंसिटी, फोर्स वाला हो गया, प्रेशर वाला हो गया, विस्कोसिटी हो गया। और मैंने जो यहाँ पे ली है, जो मतलब यूनिट जो ली है, क्वांटिटी जो फंडामेंटल यूनिट्स जो ली है बेटा, वो ली है मास, लेंथ और टाइम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना फंडामेंटल यूनिट्स, मास, लेंथ और टाइम, क्योंकि उसमें जब हमने लिखी थी थ्योरम में, यहाँ पे Q1 Q2 से लेके Qn, और यहाँ पे U1 U2 से लेके Um, इस तरीके से लिखा था, है ना। तो वही प्रोसीजर है, यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर कर रही हूँ। अब देखो लेंथ में जाओ, लेंथ में देखो m की पावर क्या है, लेंथ में जाओ, m की पावर यहाँ पे 0, जो है नहीं उसकी पावर 0, तो 0, लेंथ में ही काम करना। फिर l की पावर देखो, l की पावर है 1, t की पावर देखो, टाइम की पावर, टाइम है ही नहीं तो 0, सेम वही लिखना। एक को पकड़ो, फिर इनकी पावर देखते चले जाओ, वो लिखते चले जाओ। फिर मैं गई वेलोसिटी पे, वेलोसिटी में m की पावर 0, l की पावर वहाँ पे मेरे पास क्या है 1 है, और t की पावर, टाइम की पावर -1, ठीक है। फिर डेंसिटी में गए, डेंसिटी में m की पावर मेरे पास क्या है 1 है, और l की पावर जो लेंथ है उसकी -3 है, और t की 0 है, 1 -3 है 0। फिर x पर गए, यहाँ पे देखा मैंने, तो यहाँ पे x में मेरे पास m की पावर 0 है, 1 है, -2 है, 0 है, 1 है, -2 है। सिंपल प्रेशर पे गए, प्रेशर में m की पावर क्या है 1 है, -1 है, -2 है।
1 है, -1 है, -2 है, म्यू पे गए, 1 -1 -1 -1 एक को पकड़ा, इनकी पावर जो है इसमें लेंथ में इनकी पावर जो है वो लिख दिया, वेलोसिटी में इनकी पावर जो है वो लिख दिया, डेंसिटी में इनकी पावर जो है वो लिख दिया, यहाँ पे एक्स में इनकी पावर जो है वो लिख दिया, पी में जो इनकी पावर है वो लिख दिया, म्यू में जो इनकी पावर है वो लिख दिया। सिंपल सा बन गई। सेम वही चीज जो मैंने यहाँ पे वहाँ पे थ्योरम में आपको समझाई थी। अब आगे का काम क्या रहेगा हमारे पास, जो पहला स्टेप है वो है मेरे पास बेटा इसका डायमेंशन मतलब रैंक फाइंड करना। देखो पहला काम तो हमने कर दिया, दिस इज द फर्स्ट वर्क, साइन लगा देते हैं, डायमेंशनल मैट्रिक्स लिख ली ना। अब मैं इसकी रैंक फाइंड करूंगी, एक मिनट, अब यहाँ से रैंक फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो मैट्रिक्स बनी है वो बन गई मेरे पास 0 0 1 0 1 1 1 1 -3 1 -1 -1 0 -1 0 -2 -2 -1। और ये एक बार चेक कर लेते हैं कभी मिस्टेक ना हो जाए, 0 0 1 0 1 1 1 -1 -3 1 -1 -1 0 -1 0 -2 -2 -1, ये मेरे पास ए निकल के आएगा, ठीक है। वहाँ पे ऐसे था A1 A1 2 इस तरीके से था, ये निकल के आया। अब जब भी हम रैंक फाइंड करते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 1 बनाए और उसके नीचे 0 बनाते चले जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास लीनियर अलजेब्रा में काम है। तो मैं यहाँ पे 1 कैसे बनाऊंगी, मैं इस वाली को, इस वाली ये रो है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, रो लिख दिया मैंने। तो R2 रो को जो मैं है R1 की जगह ले जाऊंगी और R1 को R2 मतलब एक्सचेंज कर दूंगी, तो ये ऊपर ये नीचे, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 1 -3 1 -1 -1, और ये आ जाएगा मेरे पास 0 0 1 0 1 1, और ये थर्ड वाली रिमेनिंग एज इट इज -2 -1, ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद हमारा मेन काम क्या होता है, इसके 1 के नीचे बना ये वो जो टर्म्स है इनको 0 बनाना होता है, तो ये तो ऑलरेडी 0 बनी हुई है, ठीक है, ये 0 बनी हुई है। फिर हम ऐसे 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा अगर आप कुछ भी इसमें काम करोगे ना, सिंपल सा चीज़ है, आप कुछ भी करो, यहाँ पे मेरे पास जो रैंक आने वाली है वो 3 आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा मेन चीज़ क्या होती है, जब हम यहाँ पे इसके नीचे 0 बनाते हैं फिर ऐसे करते चले जाते हैं, तो हम किसी ना किसी रो को क्या बना देते हैं, एक को 0। अगर ये बाई चांस ये पूरी की पूरी 0 बन जाती तो मेरे पास यहाँ पे इसकी रैंक आ जाती 2। अगर ये दो 0 बन जाती तो इसकी रैंक आ जाती मेरे पास 1। तो बट मैं अगर कुछ भी अप्लाई करूँ, कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करती चल जाऊँ, मैं कोई सा भी ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करूंगी, मैं कभी भी इनमें से इसको या इसको मैं 0 नहीं बना सकती, ठीक है। ये 3 ही मेरे पास रो रहेंगे, तो जो मेरे पास यहाँ पे नॉन 0 रो बची यही मेरे पास क्या होगी, इसकी रैंक। तो यहाँ पे R की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3। इतना क्लियर। अब मेरे पास N कितने हैं, N मेरे पास क्या था वहाँ पे, या तो आप ऐसे देख लो, कॉलम 1 2 3 4 5 6 मतलब मेरे पास ऐसे तो रो थी, इस तरीके से मेरे पास जो थे वो कॉलम थी, अननोन्स जो थे, अननोन्स 1 2 3 4 5 6 मेरे पास n की वैल्यू 6 है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पाइज की बात करूँ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात करूँ, तो n माइनस आर, तो 6 - 3 = 3। तो मेरे पास यहाँ पे जो n माइनस आर की वैल्यू आई है वो 3, मतलब मेरे पास π1 π2 पाई n माइनस आर होता है, n माइनस आर की वैल्यू 3, तो मेरे पास 3 पाइज यहाँ पे आएंगे। इतना क्लियर हो गया। रैंक निकाली तो रैंक जो होगी अब मैट्रिक्स की मेरे पास 3 होगी, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायमेंशनलेस प्रोडक्ट जो होंगे मेरे पास, जो मैंने अभी बोला, = 3, ठीक है। अब ये काम मैंने कर दिया, देखो रैंक निकाल दी, नंबर ऑफ पाइज मेरे पास आ गए। अब यहाँ पे हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 स्टेप में कर चुकी हूँ ऑलरेडी। थर्ड स्टेप में बेटा क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में जो मेरे पास n फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें से मेरे को r बेस क्वांटिटी चूज करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 6 तो फिजिकल क्वांटिटीज हमने ली है, और r मेरे पास मतलब जो रैंक निकल के आई है वो क्या आई है मेरे पास 3। तो मैंने 3 बेस क्वांटिटी यहाँ पे कंसिडर करनी है।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 3 क्वांटिटी को क्या करूँगी, बेस कंसिडर करूँगी। तो मैंने मान लिया कि जो लेंथ है, वेलोसिटी है, जो डेंसिटी है, इनको मैंने बेस कंसिडर कर दी, बेस क्वांटिटी। तो जो मेरे पास पाई 1, पाई 2, पाई 3 आएंगे यहाँ पे, तीनों के तीनों, बात समझ आई? तीनों के तीनों हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जो बेस वाली है, बेस 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 वाली, ये तीनों सब में सेम रखेंगे और यहाँ पे इनकी पावर लगाना है, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9। इतना क्लियर कर दोगे आप? ठीक है। अब देखो स्टेप पे चलो, सबके डिफरेंट डायमेंशन होने चाहिए, किसी की भी जीरो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये पावर आर क्वांटिटीज, इतना करने के बाद इनमें मेरे पास वन ऑफ द एक्सक्लूडेड, एक अलग से होना चाहिए जो कि डिफरेंट हो मेरे पास, जो भी एन माइनस मतलब हर उसमें डिफरेंट होना चाहिए। अब देखो कैसे करना है, मेरे पास जो थी यहाँ पे 6 फिजिकल क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी 6 थी, जिनमें से मैंने 3 को यहाँ पे मान लिया बेस क्वांटिटी, क्योंकि मेरे पास आर की वैल्यू 3 है। ठीक है। अब मैंने ये लिख दिए, इनकी पावर भी रेज कर दी, सबकी पावर डिफरेंट डिफरेंट है, इतना के लिए। जो मेरे पास रिमेनिंग 3 बची है, हम उनमें क्या है, सब में एक जो 3 आ गई ना, देखो आर की वैल्यू 3 आ गई, तो वहां पे भी थ्योरम में हमने r+1 किया था, टेकन r+1, तो मतलब 4। तो मेरे को यहाँ पे 3 आ गई, मुझे 4 चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, एक अलग से लेती हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, वो चीज़। तो यहाँ पर मैं जो करूँगी, तीनों में डिफरेंट होना चाहिए, तो एक में मैंने x ले लिया, एक में मैंने p ले लिया, एक में मैंने म्यू ले लिया। हो गया क्लियर? किस तरीके से जो हमने थ्योरम की है ना, उसी का यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज कर रहे हैं हम। ओके, वहां पे हमने r+1, 3+1, तो 3 तो ले लिया, एक और लाना है, तो एक जो लाना है वो सब में डिफरेंट होना चाहिए। तो मेरे पास अभी 3 तो रह रही है एक्स्ट्रा, तो एक में ये ले लेंगे, एक में ये, एक में ले लिया, तो मेरे पास ये काम हो गया। ठीक है। अब हमारे पास जब हमने पाई बना लिए थे, थ्योरम में देखना, पाई जब हमने बना ली थी तो उनकी डायमेंशन ली थी, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, ऐसे किया था ना हमने, यहाँ वहाँ पे किया था हमने पाई इस तरीके से, और यहाँ पे ले लिया था q1 x1, q2 x2, इस तरीके से qn xn, डायमेंशन ली थी, तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ से मैं ये रफ कर रही हूँ क्योंकि आगे का काम अब हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे पाई 1 की डायमेंशन, अब देखो पूरे की डायमेंशन ले ली यहाँ पे। ठीक है। अब मेरे पास जो L है, L एज इट इज L की पावर x1, इतना क्लियर। अब मेरे पास जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी की क्या डायमेंशन थी, यहाँ पे ऊपर कर देते हैं बेटा, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी मेरे पास, ये, तो ये रखेंगे। वहां पे भी तो ऐसे किया था ना हमने थ्योरम में, तो ये रख दिया। फिर मैंने यहाँ पे रो की डायमेंशन रख दी, रो की डायमेंशन मेरे पास ये था डेंसिटी का। फिर एक्स की मेरे पास है बेटा ये वाला LT-2 +2, इसकी पावर, जो यहाँ पे पावर था वो रख दिया। अब क्या करना है, देखो मेरे पास यहाँ पे जो अंदर था, मैंने ऐसे किया था ना, U1 की पावर ले लिया था, U2 की पावर, UN की पावर, इस तरीके से लिया था। अब यहाँ पे मेरे पास L की पावर और यहाँ पे M और T, ये 3 आएंगे, 3 ही तो है। अब L की पावर यहाँ पे क्या है मेरे पास, x1 है, और देखो यहाँ पे क्या है, x2 है, और यहाँ पे मेरे पास माइनस, देखो यहाँ पे L की पावर -3 है और ये, तो x इस तरीके से करें तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x पावर 6 दोनों की मल्टीप्लाई कर देते तो इसी तरीके से -3x, तो -3x3, और यहाँ पे L की पावर 1। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे प्लस क्यों किया, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड, तो इसलिए मैं यहाँ पे सबको इनको ऐड कर दूँ। तो देखो यहाँ पे x1 + के x2 - के 3x3 + के 1, ये चीज़ समझ आ गई। फिर m पर जाएंगे। अब देखो m मेरे पास यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे 1 यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई x3 से करेंगे, x3 और कहीं है ही नहीं, तो सिंपल x3 आ जाएगा। फिर हमारे पास m का काम फिनिश हो गया। अब जाओ t पे, t यहाँ पे नहीं, t यहाँ पे है, तो - के x2 और यहाँ पे -के 2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा हो गया।
सिमिलरली हम करेंगे पाई 2 में। यहाँ पे बेटा पाई 2 कर लेना, यहाँ पे इन्होंने पाई 3 लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया होगा, तो यहाँ पे पाई 2, ठीक है। अब इनका भी इस तरीके से करना है। एल का तो एल ही रहेगा, यू का मेरे पास यही है सेम, रो का भी यही है सेम। यहाँ पे देखो पी का प्रेशर का ये एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है। फिर सिंपल सा वही चीज, एल पे जाओ, एम पे जाओ, टी पे जाओ, ओके। वहाँ पे हमारे पास क्या था, u1 था, u2 था, सो एन un था, तो उनकी पावर हमने किया था। यहाँ पे हमारे पास l m और t है। अब देखो l की पावर यहाँ पे क्या है, x की पावर 4 है। देखो पहले x की पावर 4 है, दूसरा यहाँ पे l की पावर है x की पावर 5, यहाँ पे माइनस के इन दोनों की मल्टीप्लाई -3 और x6 ये आ जाएगा, और यहाँ पे -1। अब देखो बेस सेम बेस सेम बेस सेम बेस सेम, तो पावर ऐड ऐड ऐड, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे l की पावर x की पावर 4 प्लस 5 माइनस के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस। इतना क्लियर, इसका काम फिनिश, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, अब m पे चलते हैं। m पे यहाँ पे कहीं है नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 6 है, तो x की पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, बेस सेम पावर ऐड, x की पावर x6 प्लस के 1, ये काम फिनिश। अब t पे चलो, t पे यहाँ पे मेरे पास -1 है, यहाँ पे इसकी पावर x5, तो -x5 और यहाँ पे -2 हो गया, इसका काम फिनिश, ठीक है। अब चलो लास्ट वाले पे, पाई 3, ठीक है। अब इसका तो एज इट इज रहेगा, u का मेरे पास LT-1, ये तो सब में सेम ही रहेगा, बेस वाला तो सब में सेम, पर पावर अलग हो रही है। म्यू का देख लो, सॉरी म्यू बोलते हैं इसको, ML-1 T-1, ML-1 T-1, ठीक है। अब वही काम करेंगे बेस का, लेंथ इसके लिए करते हैं। यहाँ पे x7 है, फिर यहाँ पे मेरे पास x8 है, यहाँ पे -3 है, तो -3x9 है, और यहाँ पे -1, तो बेस सेम पावर ऐड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x7 प्लस x8 -3x9 -1 हो गया, काम फिनिश इसका, ठीक है। अब आगे जाओ m पे, यहाँ पे तो सिंपल 1 x9 है, और यहाँ पे 1 है, तो x9 प्लस 1, ठीक है। फिर t पे चलो बेटा, t माइनस के x8 है, फिर t मेरे पास लास्ट में -1 है, बेस सेम पावर ऐड हो गया। तो हमने ये काम कर दिया पूरा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, पाई 1 पाई 2 पाई 3 मेरे पास क्या है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, और ये इनके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये डायमेंशन लेस है, तो ये भी तो डायमेंशन लेस होगा। तो डायमेंशन लेस का मतलब मेरे पास क्या हो गया बेटा, ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान रख लेना, कुछ मिस्टेक ना हो, x1 x2 माइनस दिस इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0 दिस। फिर ये भी मेरे पास डायमेंशन लेस है, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, तो इनकी जो पावर है वो मेरे पास क्या बनेंगे, 0। तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। सिमिलरली दिस इज डायमेंशन लेस, तो मेरे पास ये भी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि इसके इक्वल है, जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वल टू 0, ठीक है, और दिस इक्वल टू 0, और यहाँ से दिस इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये सब चीज़ें निकल के आ गई, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास इसमें से x1 x2 x3 की वैल्यू आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से वैल्यू आएंगी, दोनों जगह से मेरे पास 3 जगह से मेरे पास वैल्यू निकल के आने वाली है। फिर उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे यहाँ पर, और मेरे पास पाई 1 पाई 2 पाई 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यहीं से निकाल लेते हैं, आगे फिर चेक कर लेंगे क्या सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है। मेरे पास x3 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे पुट करो x3 की वैल्यू 0, तो मेरे पास x1 प्लस x2, x3 की वैल्यू 0 तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास x2 की जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी, तो यहाँ पे मेरे पास देखो x2 की वैल्यू -2 आगे निकल के, x3 की वैल्यू मेरे पास 0 आगे निकल के। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, x1 माइनस के 2 प्लस के 1 इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी x1
-1 इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू आ गई 1। तो चेक कर लो आगे, x1 1 -2 0, x1 की वैल्यू 1, ठीक है, x2 की वैल्यू -2 और x3 की वैल्यू -0, निकल गई ये वैल्यू। इतना काम फिनिश। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से मेरे पास x6 की वैल्यू आएगी -1, x5 की वैल्यू आएगी -2, ये निकाल ली। अब यहाँ पे देखो x4 है मेरे पास प्लस x5 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, -3, x6 की वैल्यू -1 पुट करो, -1 इक्वल टू 0। तो x4 प्लस माइनस 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 प्लस दिस इक्वल टू 0। तो x4 यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, +3 -3 इक्वल टू 0, तो x4 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब आप चेक कर लो, x4 की वैल्यू 0, यस, और x5 की वैल्यू -2, यस, और x6 की वैल्यू -1, यस। तो ये निकल गई मेरे पास, ये निकल गया। अब लास्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरे पास x9 की वैल्यू आएगी -1, x8 की वैल्यू आएगी -1, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम। यहाँ पे देखो x7 प्लस के x8, तो -1 रखो, -3 इसकी वैल्यू रखो, बस वैल्यू पुट करनी है हमने, ठीक है। और ये तो बच्चों वाला काम है, प्लस माइनस माइनस। तो x7 की वैल्यू मेरे पास +3 -2 इक्वल टू 0, तो x7 की वैल्यू +1 इक्वल टू -1, तीनों -1 आए हैं, तीनों -1 आए हैं, निकल गई तीनों की वैल्यू। तो देखो वहाँ पे मैंने यही चीज़ आपको समझाई थी, जब हम थ्योरम कर रहे थे ना, तो वहाँ पे मैंने यही चीज़ समझाई थी कि मेरे पास जब आप यहाँ से निकालोगे, ठीक है, और इनको ये वाली दिस इक्वल टू ये सब इक्वल टू 0 रखोगे, ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास जो भी यहाँ से x1 मतलब n-r है, n-r है, मेरे पास 1 मतलब n-r, यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे हो गया 3। तो ठीक है, फर्स्ट के लिए किया हमने, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, सेकंड के लिए किया, थर्ड के लिए। तो मेरे पास इस सॉल्यूशन के लिए वैल्यू निकल के आएंगी, इस सॉल्यूशन के लिए वैल्यू निकल के आएगी, इस सॉल्यूशन के लिए वैल्यू निकल के आएगी। फिर मैं क्या करूँगी, इन सबको जो इसके लिए निकल के आई वो पुट कर दिया, तो मेरे पास एक निकल के आ गया, इसको पुट करा तो दूसरा निकल गया, इसके लिए पुट करा तो तीसरा निकल गया। सिमिलरली n-r के लिए पुट करेंगे तो n-r, वही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई थी, सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। अब ये वैल्यू मेरे पास आते ही हम पुट कर देंगे वहां पर। तो मेरे पास यहाँ पे LUP था, LU रो, यहाँ पे x1 x2 x3 ऐसे था ना, तो 1 -2 0, यहाँ पे फिर 0 -2 -1 -1 और यहाँ पे xp म्यू था, ठीक है। अब देखो इसको कैसे किया, L मेरे पास एज इट इज, ये x यहाँ पे, अब इसकी पावर ये तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस में 2 है तो नीचे अपॉन में चला जाएगा, ये आ गया π2, ये 0 मेरे पास, ये 1 बन गया, ठीक है, ये हटाओ, तो p है मेरे पास यहाँ पे रो, और ये नीचे चला जाएगा एक बार, और ये नीचे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये चीज़ें तो आपको आती होंगी अच्छे से, क्योंकि माइनस में अपोन में ले जाओ तो प्लस में हो जाएंगी। अब ये है मेरे पास, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो मेरे पास सिर्फ इस पे नहीं है माइनस, जिन पे माइनस है उन्हें नीचे ले जाओ, LU रो। तो मैं क्या करूँगी, म्यू अपॉन रो ऊपर रखूँगी, म्यू अपॉन रो, ये एक साथ ले लिया मैंने, और 1 अपॉन LU एक साथ कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं हम, म्यू अपॉन रो, तो इसकी वैल्यू रख दी, ये मेरे पास आ गया म्यू अपॉन रो म्यू, ठीक है। अब आपने बेटा ध्यान दिया होगा, ये सेम चीज जो मेरे पास आई है, विच आर द सेम डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आई है, जब हमने इंस्पेक्शन एनालिसिस किया था, तो उसमें जब हमने डबल स्टार इक्वेशन जो थी, उसके बाद जो मेरे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी आई थी, ये सेम वही है, ठीक है, जिनकी हेल्प से हमने रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, प्रेशर कोफिशिएंट हो गया, फोर्स कोफिशिएंट हो गया, ये डिफाइन किए थे, वे सब यही क्वांटिटी है,
ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टेप टू स्टेप हम यहाँ पे चले हैं, कहीं से हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो आपको समझ ना आए। सिंपल सा फंडा किया हमने, मैट्रिक्स बनाई, रैंक निकाली, पाइस का हमें पता चल गया, फिर एन क्वांटिटीज में से जितनी रैंक है उनको हमने बेस क्वांटिटी मान लिया, और वे सब में डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होनी चाहिए, इतना क्लियर। ठीक है, किसी की भी जीरो नहीं होनी चाहिए। फिर उसमें से जो मेरे पास आर तो वो लिख दिए, फिर उनमें एक एक्स्ट्रा लाना है मुझे, एक अलग से लाना और सब में डिफरेंट लाना है, वो ले आए। फिर इक्वल टू सबकी डायमेंशन करके इक्वल टू 0 रख दिया। तो वही चीज़ तो हमने किया है यहाँ पे, डायमेंशन निकाल ली, यहाँ से बेस क्वांटिटी 3 आएंगी, यहाँ पे जो अलग बचे उनमें अलग अलग ले लिया क्योंकि एक एक्स्ट्रा आना है, फिर आगे सॉल्व कर दिया। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। जो यहाँ पे स्टेप है जो हमने पाई थ्योरम की है, सिंपल उसी का वहाँ पे वो थ्योरी था, सिर्फ समझना था। ये इसका प्रैक्टिकल हो गया कि हमने इससे एग्जाम्पल कर लिया तो और अच्छे से क्लियर हो गया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस में लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है।